हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर साइंस का अम्ल, क्षारक एवं लवण। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे आपको क्या है, जो भी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम आप जानते हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल एसिड इंग्लिश में कहते हैं जैसे, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वो है जो क्या स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। इसके उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो अब आएंगे हम अगले टॉपिक पे, जो है क्षार, बेस। तो ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। उदाहरण है इसके NaOH मतलब कि सोडियम क्लोरिक और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब आते हैं कुछ क्या प्राकृतिक अम्ल जो हमारे प्रकृति में अम्ल हैंगे, जैसे सिरका हो गया, एसिटिक अम्ल होता है। संतरा, नींबू, ये भी क्या है, अम्ल के ही प्रकार होते हैं। तो ये क्या है, सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं। इमली जो होती है टार्ट्रिक अम्ल होती है। और दही जो है वो लैक्टिक अम्ल होती है। और चींटी का डंक जो होता है, चींटी और नेटल का डंक होता है, उसमें क्या होता है, मिथोनिक अम्ल होता है। तो अब आगे आते हैं क्या, अम्ल, क्षार और सूचक। अम्ल, क्षार और सूचक। तो सूचक दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक मतलब इंडिकेटर, मतलब वो दर्शाते हैं कि मान लो आपका इसका लिक्विड है, विलयन है, उसे आपको अगर पहचानना है उसमें क्षार है या लवण है, तो हम कैसे, क्षार है या अम्ल है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? उसे पहचानने के लिए हमें क्या, सूचक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे लिटमस विलयन। तो ये एक क्या प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस विलयन क्या एक प्राकृतिक सूचक है। ये लाइकेन से प्राप्त होने वाले नीले रंग की डाई होती है। जो लिटमस विलयन होता है नीले रंग की क्या होती है, डाई होती है। और सूचकों के अन्य उदाहरण है लाल पत्ता गोभी, पेटेनिया फूल की रंगीन पंखुड़ी एवं हल्दी। मतलब कि ये सारी जो चीज़ें बताई गई है, एक लिटमस विलयन हो गया और यहाँ पे लाल पत्ता गोभी हो गया, ये देखा आपको पेटेनिया फूल की रंगीन पंखुड़ी एवं हल्दी। इनसे हम क्या पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, सूचक हैंगे ये सारे, जो इससे पता लगा सकते हैं कि कोई भी विलयन क्या अम्ल है या क्षार है, ये हम बता सकते हैं। तो गंधीय सूचक क्या होता है? ऐसे पदार्थ है जिनकी क्या गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है। उदाहरण जैसे प्याज और लौंग। मतलब कि यहाँ पे बोला है गंधीय सूचक, मतलब गंध के द्वारा हम पता लगा ले वो क्या है, अम्ल है या क्षारक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण पे क्या है, हमें प्याज और लौंग का दे रखा है। तो अब आते हैं हम क्या, अम्ल, क्षार, सूचक। तो यहाँ पे समझाना मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत आसान सा चीज़ है ये। तो सबसे पहला देखो, नीला लिटमस विलयन, अगर वो अम्ल होगा, विलयन मान लो अम्ल होगा, तो नीला क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल। लेकिन अगर क्षार होगा तो ये कुछ, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और अगर लाल लिटमस है तो क्या है, अम्ल में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि क्या है, क्षार में चेंज आ जाएगा। अगर हल्दी है तो अम्ल के अंदर कोई भी क्या है, परिवर्तन नहीं होगा, जबकि लाल रंग में बदल जाता है। जो क्षार होगा वो क्या होगा, लाल रंग में बदल जाएगा। मिथेल ऑरेंज होगा वो क्या होगा, लाल रंग में बदल जाता है। अगर अम्ल होगा तो लाल में बदल जाएगा, अगर क्षार होगा तो पीले में बदल जाएगा। फेनोल्फथालीन होगा तो क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं, अगर अम्ल होगा तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अगर क्या क्षार होगा तो क्या गुलाबी रंग का हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान टॉपिक था। अब आते हैं क्या, तनु अम्ल। तो तनु अम्ल क्या होता है, जिनमें क्या है, अल्प मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल हो। मान लो कोई, तनु अम्ल का मतलब सिंपल सी बात है, वो विलयन जिसमें क्या है, अम्ल कम हो, पानी की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब उसमें खट्टापन क्या है, कम, और उसमें पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा हो, सब क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल ले लो, तो सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम हो, ठीक है। बहुत ही इसका उल्टा है, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल की बात करें तो एक दोनों के क्या है, अपोजिट है। तो अल्प मात्रा में अम्ल, तो यहाँ पे क्या है, अल्प मात्रा में सांद्र अम्ल में अम्ल अधिक मात्रा में होता है। इसमें क्या अल्प मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में जल, अल्प मात्रा में जल। सिंपल है। आगे चलते हैं, अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे अब। तो अम्ल प्लस धातु मिलकर क्या है, लवण प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखो, अम्ल प्लस धातु क्या मिलकर बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन। तो हमें पता है कोई भी टॉपिक दे रखा है तो उस टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ करना क्या आएगा, आपको सिर्फ इतना करना है। आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया, आपको पहले क्या देगा,
कोई किसी प्रकार का अम्ल दे देगा, चाहे वो क्या हाइड्रोक्लोरिक हो या सल्फ्यूरिक हो, कोई सा भी अम्ल दे दे। उसके प्लस में क्या है, आपको कोई सा धातु देगा। धातु यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जिंक दे रखा है। हर बार क्या दे रखा है, जिंक। देखो जिंक 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 जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे अब करना क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। सिर्फ हर बार क्या करना है, सिर्फ H2 बाहर कर लेना है। हर बार देखो हर एक में क्या है, H2 बाहर हो रहा है, क्यों H2 क्या होता है, हाइड्रोजन, और जो बाकी बचा है वो क्या होगा, लवण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लवण। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से H2 कैसे अलग होगा, तो देखो यहाँ पे जो 2HCl लिखा है ना, देखो मैं समझा रहा हूँ कुछ। 2HCl का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा H2 और Cl2 है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो हम क्या 2 को कॉमन लेके क्या 2 यहाँ लिख देते हैं और बाकी HCl आ जाता है। तो इसी प्रकार क्या है, हम इस H2O को हटा देंगे तो क्या बचेगा, Cl2 बचेगा। क्या बचेगा, Cl2। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे Cl2 बचा और प्लस में जिंक है तो जिंक Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक और Cl2। समझ आ गया होगा इतना आपको, बहुत ही सिंपल सा था। इतना समझ गए होगे तो फिर सबके अंदर यही करना है आपको, और कुछ नहीं है। जैसे आप देखोगे 2HNO3 प्लस में जिंक, तो ये आपका इसके अंदर भी क्या करना है, आपको हाइड्रोजन अलग कर लेना है। हाइड्रोजन अलग करोगे कैसे, देखो फिर से यहाँ पे 2HNO3 यही है। आपको अलग क्या करना है, H2, तो ये आपको क्या होगा, H2 अलग कर लोगे तो क्या बचा है, NO3। इसके ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसके 2 परमाणु होंगे। समझ आ गया होगा इतना। तो इसी प्रकार 2H, ये देखो ये अलग हो गया और प्लस में जिंक, तो जिंक NO3 का 2 प्लस H2, ये आपको हो गया। ऐसे करके क्या है, सारे एग्जांपल हो जाएंगे। कोई भी अगर आपको हार्ड लगे तो आप क्या है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जल्दी इसे ख़त्म करें क्योंकि बड़ा चैप्टर है थोड़ा। देखो आपको मैं बताता हूँ पॉप टेस्ट क्या होता है। तो पॉप टेस्ट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सिंपल सी बात है, ध्यान देना। मान लो एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर मान लो, इसके अंदर क्या है, विलयन है, ये भरा है। अब इसके अंदर जो है, इसका हाइड्रोजन है या नहीं है उसे हमें क्या पता लगाना है। जो बीकर है हमें पता लगाना है इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एक जलती हुई मोमबत्ती लाओ उसके पास, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है मोमबत्ती लाई जाती है। अब पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर उसमें से क्या आवाज़ आई, इससे क्या बीकर में से कोई आवाज़ आई, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या आएगा, हाइड्रोजन है। अगर नहीं आया तो उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट कहते हैं। सिंपल सा, समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा, क्षार प्लस धातु इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। तो सिंपल है, जैसे हमने अम्ल प्लस किया था, अम्ल प्लस धातु, वैसे यहाँ पे क्या क्षार प्लस धातु कर रहे हैं, तो उसका भी सेम बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको क्षार देगा। क्षार भी आपके पास बहुत सारे थे, यहाँ पे ले लेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया इन्होंने। प्लस में जिंक, हर बार ये धातु में क्या ले रहे हैं, जिंक ही ले रहे हैं, जो इन्हें जिंक ले, लेकिन ये हर बार जिंक ले रहे हैं। तो आपको फिर से हमें यहाँ क्या करना है, H2 हमेशा की तरह बाहर करोगे। तो यहाँ पर आप सोच रहे होगे H2 बाहर कैसे करोगे, तो सिंपल सा है, सोडियम OH प्लस जिंक हैगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रुको मैं एक बार समझा देता हूँ इसे। आप सिंपल सा करोगे, यहाँ पे 2 लगा दोगे। क्या करोगे, 2। अब ये क्या, इस पूरे के पूरे इक्वेशन पे क्या बन गया, 2 आ गया। तो जो ऐसा हो गया तो आपका क्या, ये Na का पावर भी क्या हो गया, परमाणु कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और O का भी क्या हो गया, 2 हो जाएगा। देखो 2 हो गया, O का भी 2 हो गया और H का भी 2 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या करोगे, H आप अलग कर लोगे, H क्या कर लोगे अलग, बाकी एक साइड रह जाएगा। देखो यहाँ पे H2 आपने अलग कर लिया, आपके पास क्या बनेगा, बचेगा Na2 बचेगा, जिंक बचेगा, फिर O2 बचेगा। तो इस तरह से ये भी हो गया, और कुछ नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, क्षार के साथ सभी धातुएं इस प्रकार अभिक्रिया नहीं करती है। देखो उसने बोला क्षारों के साथ सभी धातुएं इस प्रकार अभिक्रिया नहीं करती हैं, मतलब उसने बोल दिया क्षार भी तो बहुत सारे होते हैं, एक क्षार तो है नहीं। मैंने आपको क्षार के बहुत सारे बताए थे। तो यहाँ पे कहेंगे क्षार हमेशा क्या इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करेगी, हर कुछ क्या अलग अलग भी कर सकती है। आगे देखो, अम्लों की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब देखो धातु अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ कैसे क्या अभिक्रिया करेंगे, और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। तो आपके पास क्या है, ये आप पता होना चाहिए, बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। तो धातु कार्बोनेट और प्लस में अम्ल करोगे तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल करोगे तो आपको क्या बनेगा, लवण
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो आपको मैं बता दूँ, सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2। और जो जल होता है वो क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। तो आपको हमेशा यही करना है, CO2 बाहर कर लो, H2O बाहर कर लो, बाकी जो बचा आपका क्या हो जाएगा, वो लवण हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है NaO2CO3S प्लस H2HCl। तो आपको यहाँ पे अलग क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो यहाँ पे CO3 है, तो ये CO3 से क्या कर लो, CO2 निकाल लो, आपके पास क्या बचेगा, एक O बचेगा। देखो O3 था, आपने O2 ले लिया, अब क्या बचेगा आपके पास O, तो O कहाँ चल जाएगा, H2 के साथ। तो यहाँ पे देखो 2HCl है, क्या है 2HCl, तो ये क्या बन जाएगा, 2 को हटा दोगे, क्या कर दोगे, 2 को हटाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा H2O2। क्या बनेगा, एक मिनट रुको, मैं साफ़ कर देता हूँ एक बार। अब देखो, जैसे आपने बोला ना 2HCl, तो 2 हैगा तो कॉमन ले रखा है, फिर से H2Cl2 हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, H2 चाहिए था, आपने H2 को अलग कर लिया। देखो यहाँ पे H2 अलग हो गया, प्लस में आपके पास एक O बचा था, यहाँ पे 3 था, 3 में से आपने 2 O तो यहाँ पे दे दिए, अब एक बचा तो एक यहाँ दे दो, तो H2O पानी बन गया। अब जो भी बचा है वो क्या है, एक साइड लिख दो। आपको क्या बन जाएगा, ये धातु कार्बोनेट प्लस अमल करोगे, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैंगे। धातु कार्बोनेट है, उसके साथ भी सेम यही होना है। देखो H2O कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग कर लो, जो बचा आपके पास वही यहाँ पे क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। इसे भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब मुझे। आगे चलते हैं, चूने के पानी का टेस्ट। तो चूने का पानी का टेस्ट मतलब उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर क्या होगा, ये बोला है। तो आपके पास यहाँ पे भी इक्वेशन हैगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको ये दे रखा है CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इतना आपको दे रखा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ H2O अलग कर लो। क्या कर लोगे, H2O अलग कर लो। आपके पास जो बचा है वो आपका क्या आएगा, सफ़ेद अवक्षेप बचेगा, सिर्फ वही आपका आंसर होगा। सिर्फ H2O का मतलब क्या होता है, पानी, पानी को अलग कर लो, आपका आंसर फिर आ जाएगा। ऐसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो CaOC3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो Ca कैल्शियम क्लोरोक्साइड हो जाएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या हैगा। मेन यहाँ पे अब थोड़ी टॉपिक आएंगे, उदासीनीकरण पे आते हैं। तो उदासीनीकरण का मतलब क्या है, अम्ल, क्षार प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस जल बनता है। अगर आपने अम्ल मतलब जो खट्टापन है और कड़वापन है दोनों को मिला दिया, अम्ल और क्षार को मिला दिया, तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। सिंपल सा है, लवण प्लस जल। जब भी ऐसा हो, क्या है, अम्ल मिल रहा हो और क्षार मिल रहा हो, तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल। तो जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक, ये दोनों मिला, तो आपको क्या करना है, पहले H2O मतलब पानी को अलग कर लो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो H2O अलग कैसे करोगे, फिर वही बात हैगा, मैंने बताया था आपके पास यहाँ पे क्या होगा, O यहाँ पर रहेगा, O आ जाएगा, एक H ये रहा, एक H ये रहा। देखो NaOH के अंदर एक H है, और क्या है, जो अम्ल है उसमें एक H है, तो H क्या हो गया, H2 हो गया, और फिर O एक हैगा कहाँ पे, उसमें क्षार में, तो H2O अलग हो गया। अब क्या बचा, उसे अलग लिख लो, तो आपके पास बचा आपका NaCl बचा, NaCl, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे चले, अब क्या है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब क्या अम्ल और क्षारक दोनों मिलते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है, अम्ल का क्षारक का दोनों का प्रभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण का मतलब क्या है, स्वाद, बेस्वाद, उसमें कोई स्वाद नहीं रहता, उदासीन हो जाता है। जैसे पानी का कोई स्वाद होता है, नहीं होता। इसी प्रकार क्या है, जब अम्ल और क्षार बनते हैं तो वो क्या है, उदासीकरण हो जाता है, उनमें कोई क्या है, किसी प्रकार का स्वाद नहीं रहता। देखो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस जल। अगला चीज़ बता दिया। अब क्या, धात्विक ऑक्साइड कैसे अभिक्रिया करेगी, तो अम्ल, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल इज इक्वल टू क्या, लवण प्लस जल, सेम है। आपको बस क्या है, उनके एलिमेंट याद होने चाहिए, बाकी आपको हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड कौन सा है, CuO कॉपर ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड कौन सा है यहाँ पे, CuO कॉपर ऑक्साइड। और अम्ल कौन सा है, HCl। जब भी अम्ल की बात आती है तो हम ज़्यादातर क्या HCl का ही यूज़ करते हैं, तो ठीक है, इसी का यूज़ करना। तो यहाँ पर आपको फिर से पानी अलग कर लेना, जो बचा आपका फिर वही आंसर आ गया। देखो
H2O अलग करना था, आपने कर लिया। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको क्या है H2O के लिए H2 नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, इसे 2H2 अपने आप कर देना, 2HCl करना, वहाँ से H2O को अलग कर देना और Cl2 को अलग कर देना, आपका आंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैगा आपके पास धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पे मेन नहीं है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि आपको क्या है थोड़ा जो आपको समझने लायक है वही मैं पढ़ा देता हूँ। इस पर सभी अम्लीय विलयन क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखो सभी अम्लीय विलयन जो होता है, जो अम्लीय विलयन है जिसमें अम्ल होता है, कोई भी विलयन हो उसके अंदर क्या अम्ल मिला हो तो उसके अंदर क्या है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो करते हैं, उसमें क्या होती है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। बल्ब का जलना इस बात को दर्शाता है कि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि अब वो क्या है, अगर उस बल्ब जल रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तभी तो बल्ब जल रहा है। तो जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक जल की उपस्थिति में अम्ल H आयंस उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, मैं थोड़ा बता देता हूँ फिर से। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक जल की उपस्थिति में अम्ल हो तो H पॉजिटिव आयन प्रस्तुत करते हैं। इतना देखो H पॉजिटिव, यहाँ पे निशान नहीं लगा, मैं बता देता हूँ, पॉजिटिव आयन क्या प्रस्तुत करते हैं। आपने बुक में देखोगे तो आपको ये दिखाएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, मैं बता देता हूँ। हाँ ये रहा H+, ये है ना H+। तो क्या है, अगर कोई भी विलयन हो तो उसका क्या है H+ आयन दिखाएगा, अगर अम्ल होगा तो क्या H+ आयन दिखाएगा, और अगर वहाँ पर क्षार होगा तो OH नेगेटिव दिखाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, ये गलत दिखा है, OH नेगेटिव दिखाएगा। क्या दिखाएगा, OH नेगेटिव। तो इतना भी याद रखना। अब आगे चलते हैंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल आप देख लेना खुद। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अच्छा देखो OH नेगेटिव यहाँ पे दिखाया ना, वहाँ पे मिस प्रिंट कर रखा है। देखो क्षार, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। कुछ आम क्षार हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक बार समझना, इसे समझना जरूरी है। क्षारक जो होते हैं वो क्या सारे के सारे क्या पानी में घुलनशील नहीं होते। मान लो ये क्षारक है, तो क्षारक क्या 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। एक जो पानी में घुल सकते हैं और एक पानी में नहीं घुल सकते। ठीक है, जो पानी में घुल सकते हैं, जो पानी में नहीं घुल सकते। जो पानी में घुल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। याद रखो, जो पानी में घुल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार, और जो नहीं घुल सकते वो क्या क्षारक का ही पार्ट होता है। तो जो पानी में घुलनशील है उसे हम क्या क्षार कहते हैं। मतलब क्षार क्षारक है, लेकिन क्षारक क्षार नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैंगे। नोट, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। देखा मैंने ये बताया ना, नोट क्या है, सभी क्षार क्या क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। मतलब मैंने अभी बताया कैसे, अगर एक ये क्षारक है तो क्षारक भी क्या 2 प्रकार के होते हैं। एक जो पानी में घुल सकते हैं और पानी में नहीं घुल सकते। तो ये जितना भी होगा ये सारा का सारा तो क्षारक ही होगा। जो क्षार है वो क्या क्षारक का ही पार्ट है। जो इतना सा हिस्सा है वो क्या है, इस पूरे का ही तो हिस्सा है, लेकिन पूरा जो क्षारक है वो क्षार नहीं है, क्योंकि इतना हिस्सा तो क्षारक है लेकिन वो क्या है क्षार नहीं है। इतना समझना, थोड़ा सा अनकॉन्शियस रहेगा ये, समझना थोड़ा। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर आपको अब दे रखा है अम्ल, जब कोई अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ OH में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, हम क्या उसकी प्रबलता के बारे में देखेंगे। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न आयन H+ आयन या OH नेगेटिव आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब कि उन जो विलयन है उसके अंदर किसके आयन ज़्यादा हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस सूचक को pH स्केल कहते हैं। तो मेन बात यहाँ पे आगे pH स्केल क्या होता है, तो हम क्या pH स्केल के द्वारा बता सकते हैं कि वो क्या है, अम्ल है या क्षारक है, और कितना प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षारक है, या दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षारक है। उसका हम अभी बताएंगे pH स्केल क्या होता है।
अब हम क्या पीएच स्केल जो है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये आपको क्या पार्ट 1 वीडियो है, अब आपका क्या पार्ट 2 वीडियो बनेगा इस पर, क्योंकि पीएच स्केल ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या है जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा आपको क्या है तुरंत मिलेगी, आप पहले उस वीडियो को देख पाओगे। और ये पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको सब्सक्राइब करने में कोई भी लागत नहीं लगती है। तो सब्सक्राइब